नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा और स्वागत है आपका अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में लड़े सबसे भयानक युद्ध के बारे में, जिसने भारत, नेपाल और अंग्रेजों के बीच का रिश्ता ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम आपको बताएंगे खलंगा के युद्ध के बारे में। साथ ही जानेंगे कौन है बलभद्र थापा जी। 200 साल पहले वीरता से भरे इस युद्ध की क्या कहानी है, आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक कि ऐसा क्या हुआ उस घटना के बाद जो गोरखा को इंडियन ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित किया गया। हम आपको ले जाने वाले हैं खलंगा नाला पानी में हुए उस युद्ध की याद में बनवाए गए युद्ध स्मारक पर, जो आज उस अद्भुत गाथा को याद दिलाता है और वहां तक पहुंचने के सब रोचक रास्तों और आसपास के कई अन्य स्थानों से भी रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, पिछले व्लॉग में यानी कलिंगा वॉर मेमोरियल का रास्ता दिखाया था आपको कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, जो कि हमने आपको क्लॉक टावर से बताया था। तो अब हम निकल चुके हैं कलिंगा वॉर मेमोरियल से और अब हम पहुंचे हैं उस जगह जहां से दो रास्ते कट होते हैं। सामने वाला रूट जाता है रायपुर और लेफ्ट को ये रूट जाता है नाला पानी। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे खलंगा। अब हम पहुंच गए हैं खलंगा क्षेत्र के मुख्य द्वार पर, जो कि नाला पानी क्षेत्र में आता है। इन घने जंगलों से गुजरकर इस भव्य ऐतिहासिक श्री रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। नाला पानी स्थित ऐतिहासिक श्री रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में दूर दराज से लोग भगवान शिव के जला अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। भगवान शिव की मूर्ति हमें मंदिर में प्रवेश करते समय ही देखने को मिलती है। गुरु द्रोणाचार्य जी की तपस्थली और शिक्षा भिक्षा से यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। श्री रुद्रेश्वर मंदिर का नाम भी गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम से जुड़ा है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों और कौरवों को शास्त्रार्थ की शिक्षा दी थी। अनेक जानवर जैसे सांप, बंदर, मोर आदि मंदिर परिसर में आते रहते हैं, किंतु आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन जानवरों ने किसी जीव को कोई हानि पहुंचाई हो। मंदिर परिसर में 4 रुद्राक्ष के पेड़ हैं। बहुत से श्रद्धालु दीपावली पर्व पर
यहीं से रुद्राक्ष ले जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू की बूंद है और इसकी पूजा हिंदू धर्म में महारूप से की जाती है। एकादश लिंग भगवान शिव के ये 11 लिंग इस स्थान की विशेषता है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने स्थापित किए थे। उत्तराखंड के अन्य किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलते। ऐसी मान्यता है कि श्री रुद्रेश्वर मंदिर में सच्ची श्रद्धा से शिव का चिंतन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ साक्षात शिव का वास है और कई भक्तों को इसकी अनुभूति भी होती है। मंदिर के महत्व की व्याख्या करते हुए मंदिर के पुजारी पंडित प्रदीप कोठारी बताते हैं। और ये जो शिव मंदिर है, यहाँ पे जो एकादश रुद्र है, ये जगह का नाम है नालापानी रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। इसकी स्थापना स्वामी द्रोणाचार्य जी ने करी थी। हजारों वर्ष पूर्व इसकी स्थापना करी है। आपको पूरे उत्तराखंड में एकादश रुद्र आपको नालापानी देहरादून में ही मिलेंगे, उत्तराखंड में। और ये अपने आप में एक सिद्ध पीठ है। अब हम आ पहुंचे हैं माता शिवरात्रि के मंदिर और यहाँ पर कई अन्य देवी देवताओं भी विराजे हुए हैं। यहाँ से गुजरते वक्त इस रास्ते के घने जंगल उस ऐतिहासिक युद्ध के गवाह हैं। आपने ये ध्वज हमेशा देखे होंगे जो एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जो रंग का आकार आकाश, हवा, आग, पानी और पृथ्वी के प्रतीक होते हैं और ये एक प्रकार से संतुलन का भी प्रतीक देती है। इसी रास्ते में आपको मिलती है मोनेस्ट्री या कहें मठ, जहाँ भवनों का परिसर है जिसमें स्टाफ क्वार्टर्स और बौद्ध समाधि के लोग रहते हैं। यहाँ की एम्बियंस देखने लायक बनती है। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से 2 रास्ते कट होते हैं। ये वाला जो रूट है ये जाता है रायपुर और माल देवता के लिए और ये वाला रूट जाता है हमारे खलंगा वार मेमोरियल के लिए। तो ये तो किसी का घर है, तो आपको यहाँ ऊपर की तरफ से जाना है। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देहरादून का नाम द्रोण नगरी हुआ करता था। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य जी ने इस स्थान पर तपस्या की थी और गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पर ही इस नगर का नामकरण द्रोण नगर हुआ था। बीच रास्ते रुकी हूँ, वो उस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ पर दूसरा मंदिर मिल गया है दर्शन करने के लिए, तो क्यों ना दर्शन किए जाए और आपको भी दर्शन कराने चाहिए। तो जहाँ पर मैं रुकी हूँ ये रास्ता आपको मैं दिखाती हूँ, ये है वो रास्ता
और ये है वो मंदिर जहाँ मैं आपको अभी ले चल रही हूँ दर्शन कराने के लिए। और ये है इसकी पार्किंग जो कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं इस रास्ते पे तो आप आराम से यहाँ पे पार्किंग कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको दिखाती हूँ कि कैसा रास्ता है। तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए मतलब पेड़ों के बीचों बीच ये रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत है ये रास्ता जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं यहाँ से मंदिर। तो अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं और फॉलो करते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख पाएंगे कि मैं भगवान के दर्शन, मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। वो उस वजह से क्योंकि जो यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को हमारे सनातन धर्म के बारे में पता चले। और जैसे कि मैं खुद, मुझे भी पता चले अपने इतिहास के बारे में, इन मंदिरों के मान्यता के बारे में कि क्या हिस्ट्री है इसके पीछे। तो अब मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ मंदिर। तो फाइनली अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। और अब मैं आपको ले चलती हूँ मंदिर की तरफ अंदर। और ये जो मंदिर मैं आपको लेकर आई हूँ, इस मंदिर का नाम है नागराज मंदिर। और ये सामने आप देख पाएंगे भोलेनाथ जी शिवलिंग रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो पहले करते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी को मैंने भोलेनाथ जी के दर्शन कराए हैं। और यहाँ पर पंडित जी हैं मंदिर के, तो पूछते हैं कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं पंडित जी के पास, जो इस मंदिर के हैं, देख रेख करते हैं। तो अब पता करते हैं कि क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में। नमस्कार पंडित जी, हर हर महादेव। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में। यह प्राचीन ध्रुव तपस्वी रुद्रेश्वर महादेव के समय से स्थित है। अच्छा। यहाँ पर पहले बिम्मी हुआ करती थी दीमक की, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो नाग पंचमी के दिन अभी भी हाँ। जब दूध चढ़ाया जाता है यहाँ पर, तो नाग आते हैं, स्वयं आते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष उसमें आते हैं जी, दर्शन देते हैं। हाँ। और ये गांव के जो क्षेत्र है, यहाँ ग्रामवासी है, समस्त ग्रामवासी के देवता है, सब आते होंगे और मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी भी जब नाग पंचमी का यहाँ मेला लगता है, भंडारा भी होता है। अच्छा, भंडारा मेला भी लगता है। मेला लगता है, भीड़ काफी रहती है। हाँ हाँ और लोग जगह जगह ये बिम्बियों में हाँ हाँ दूध चढ़ाते हैं। हाँ हाँ जो जितने सिर पेट होंगे हाँ, बिल्कुल। वहाँ उतने कम मिलेंगे। जो अच्छा। आजकल हकीकत बात है, इसमें कोई वो नहीं। हाँ जी। लेकिन जो ऐसे मंदिर रहता है उसमें भीड़ भड़ाका ज्यादा है। लेकिन ये जो नागराज है वो एकांत पसंद करते हैं। हाँ, जैसे कि अभी एकांत। जैसे अभी खलंगा आपके महादेव मंदिर हम होके ही आए। गंगा वो है रुद्रेश्वर महादेव। अच्छा। उसी समय से वो जब द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तपस्या की थी, जी जी। तो उनकी तपस्वी कहा गया है। अच्छा, इसलिए अच्छा। जैसे टपकेश्वर है, हाँ जी, बिल्कुल। ये हो गया, हाँ हाँ। तो इसका महत्व वही है, दोनों एक ही है। और ये जो नाग बनी, इसका महत्व अलग है। अच्छा। नागराज अलग हो गए, वो हाँ जी, पृथ्वी के, हाँ जी, हाँ पृथ्वी जी। को जिन्होंने अपने में फन में फंसाया हुआ है। फंसाया जी हुआ जी। है। तो यहाँ उनका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हर हर महादेव। राधे श्याम।
इसकी खूबसूरती के लिए ये जगह जानी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे अक्सर अब लोग प्री वेडिंग शूट और यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, नेचर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि कितना मनमोहक और शांत इलाका है, बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर, एकांत में। ये जगह बेस्ट है, बहुत ही पीसफुल ये जगह है, और वो भी बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। इसकी खूबसूरती के बीच पहुंच गए हैं माता चंद्रानी देवी मंदिर में। तो इस मंदिर के भी माता चंद्रानी देवी के आप दर्शन करें। यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है, पूरा पेड़ों और प्राकृतिक के बीच में। रास्ता और ये सफर वास्तव में कितना सुंदर है, मनमोहक दृश्य है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं पीछे कि पेड़ों के बीच में ये रास्ता बनाया हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ड्राइव करने में तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पर। और जो नेचर लवर है उनको ये प्लेस काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल अपने आप को नेचर के करीब पाएंगे और आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं। इन रास्तों पे सैकड़ों रील बना सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे जो डालेंगे। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स और फेसबुक अरुणिमा व्लॉग्स। तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था, और अभी आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक हम पहुंच चुके हैं। और ये है यहाँ का इसका मेन गेट, जहाँ से अभी हम एंट्री लेंगे अंदर की तरफ। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इस रोड का एंड हो जाता है, तो इस रोड का ये एंड पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है देखने के लिए। Almost 30 officers, more than 1500 soldiers have given their life at this battle, and these are the official records, but the actual number must be in thousands. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से सामने वो है स्मारक। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ की कहानी कि क्या इतिहास रहा है इस जगह का। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों, बात है सन 1814 की, जब देहरादून नाला पानी का ये हिस्सा नेपाल राज्य में आता था। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एटकिंस थे। वे भारत में सन 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने 1 नवंबर 1814 को नेपाल पर युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन इस युद्ध की घोषणा से 10 दिन पहले ब्रिटिश 3 इन्फेंट्री डिवीजन में मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो गिलिस्पी ने देहरादून में प्रवेश किया।
गिलिस्पी अंग्रेजी सेना के एक माहिर युद्ध जानकार थे जो कि हीरो ऑफ जावा के नाम से मशहूर थे और ब्रिटिश सेना से उन्हें कई सारे सम्मान प्राप्त थे। गिलिस्पी से पहले भी अंग्रेज इस किले पर एक बार हमला कर चुके थे और हार भी चुके थे। बालभद्र थापा उस समय किले के प्रभारी थे। ये महान योद्धा उस समय किले पर मौजूद थे। नेपाल के साम्राज्य में एक सैन्य अधिकारी और प्रशासक थे और वे देहरादून के किले की सुरक्षा के लिए कमांडर के रूप में सौंपा गया था। किले पर होने वाले इस दूसरे हमले में गिलिस्पी के कमान में इस बार भारी तोपों के साथ 3500 सैनिक भी शामिल थे, जिन्हें खलंगा या कहें नालापानी किले पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था, जबकि बलभद्र कुंवर के पास थे केवल 600 गोरखा सैनिक, जिसमें 100 महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ब्रिटिश सेना के भारी तोपों के गोलों और गोलियों की बौछार के बीच नेपाली सेना खुखरी, पत्थर और बहुत कम गोला बारूद के साथ लड़ रहे थे और गिलिस्पी लड़ाई में मारे गए। गिलिस्पी की मृत्यु के बाद जनरल मॉबी ने खलंगा में हो रहे युद्ध की कमान संभाल ली और योजना बनाकर किले में पानी के आपूर्ति के स्रोत को बंद करवा दिया। परिणाम स्वरूप पानी की चाह में बहुत से लोग किले के अंदर मर गए और भारी गोला बारूदी से उनका किला भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इसके बाद बहादुर बलभद्र कुंवर अपने बचे हुए सैनिक के साथ ललकारते हुए बाहर निकले और बोले कि तुम कभी भी इस किले पर कब्जा नहीं कर पाओगे। मैं खुद किले को छोड़कर जा रहा हूँ। और इसके बाद उन्होंने पानी के एक स्रोत में जाकर अपनी प्यास बुझाई और वहां से चल दिए और आगे चलकर वो महाराजा रंजीत सिंह के सेना में शामिल हो गए। इस तरह से 3 बार हुए अंग्रेजों द्वारा हमले और युद्ध के बाद आखिरकार 30 नवंबर 1814 को ये युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद खलंगा किला मिट्टी में मिल गया। गोरखा सैनिकों की वीरता की गाथा सुनाता है ये युद्ध स्मारक, जो आज इस पहाड़ी के ऊपर शान से खड़ा है। बहादुरी की मिसाल बना खलंगा युद्ध स्मारक ऐतिहासिक धरोहर है। इसके साथ ही गोरखाओं की वीरता को याद करने के लिए शहर के गैडी कैंट क्षेत्र में मेला भी आयोजित किया जाता है। ब्रिटिश सेना गोरखाओं की इस बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शस्त्रधारा रोड पर भी सन 1815 में कलिंगा युद्ध स्मारक बनवाया, जिसमें उन्होंने जनरल गिलिस्पी और वीर बलभद्र दोनों को बराबर सम्मान दिया और दोनों के स्मारक आमने सामने बनवाए गए। ऐसा इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ हो कि अपने किसी शत्रु के लिए कोई स्मारक बनवाया गया हो। यहाँ आकर मैंने ये महसूस किया है कि समय किसी के लिए बदलता नहीं है, ना ही इतिहास किसी के लिए रुकता है। और यहाँ पर कुछ सालों पहले गोला बारूद दागे जाते थे और आज ये जगह बिल्कुल सन्नाटे में छाई हुई है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको खुद महसूस हो जाएगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि बहुत कम ही लोग यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे कि देहरादून और मसूरी में इतना क्राउड होता है, तो उसके मुकाबले बहुत कम ही लोग यहाँ पर आते हैं इस स्मारक के दर्शन करने के लिए। और अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर शूज, चप्पल, स्लीपर्स, मतलब जो जो जैसे है उस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर पहने हुए हैं। तो
आप सभी से रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि आप किसी भी समाधि या किसी स्मारक में जाते हैं तो प्लीज चप्पल, जूते, स्लीपर्स जो भी आपने पहने उतार कर जाएं, उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि ये कहीं भी लिखा नहीं होता कि आप चप्पल उतारिए, जूते उतारिए, तो उनको आप एटलीस्ट सम्मान दे सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप कभी जाएं, यही नहीं जहां भी अगर कोई स्मारक आपको मिलता है, आप देखते हैं, तो वहां पर हमेशा जूते चप्पल उतार कर ही दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। और अब मैं आपको यहाँ से कुछ शॉट्स लेके दिखाती हूँ कि हमें यहाँ से क्या नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो चलिए। गोरखाओं की बहादुरी से अंग्रेज लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सेना में और भारतीय सेना में गोरखाओं को नियुक्त करना शुरू कर दिया और गोरखाओं के नाम से एक अलग गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में मौजूद है। पानी और खलंगा की नेपाल और भारत की इतिहास की मिसाल दी जाती है। और दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आई नो, क्योंकि इसमें मैंने आप सभी को पूरी जानकारी दी है। तो ऐसे ही रोचक और हिस्टोरिक प्लेसेस में आपको घुमाती आऊंगी। तो मेरे चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और जितने भी आपके जानकार हैं उनके साथ शेयर जरूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा है।